यस, सेवेंथ क्लास। गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया, जालंधर कैंट, केवी नंबर 2। हम दिल्ली सुल्तान की बात कर चैप्टर कर रहे थे और हमने कल जो है कुछ क्रोनोलॉजी देखी, हमने कुछ इम्पॉर्टेंट किंग्स की बात की, हमने अलाउद्दीन खिलजी की थोड़ी बहुत बात की। और आज हम देखेंगे अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। तो दिल्ली जो इतना इम्पोर्टेंट हो रहा था, वहाँ पे किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, प्रशासन कैसे हो रहा था, और खिलजीज और तुगलक के अंडर खासकर कैसा रहा है, हम देखेंगे। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से दिल्ली का एक्सपेंशन हो रहा है, सल्तनत का एक्सपेंशन हो रहा है, साउथ तक चला गया था वो, राइट। तो बहुत बड़ा एक किंगडम होगा तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक राजा तो पूरा देखभाल नहीं कर सकता ना इतने बड़े किंगडम का। तो उसको क्या चाहिए होगा, ही नीड रिलायबल गवर्नर्स फॉर वर्क। उसको रिलायबल, बिल्कुल भरोसे वाले जो है उनको गवर्नर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उसका काम कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए सुल्तान ने एक नई चीज़ अपनाई। सुल्तान अडॉप्टेड अ न्यू मेजर फॉर दैट। सुल्तान परचेज स्पेशल स्लेव्स कॉल्ड बंदगान। सुल्तान हमेशा, मैं बताऊं, सल्तनत हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट रहा है खलजी से पहले तक, कि सब व्यक्ति, इनफैक्ट खलजी के टाइम पे भी ये लोग क्या करते थे कि हर राजा जो है लोगों को खरीदते थे, दास स्लेव्स को खरीदते थे। आपको पता है पुराने टाइम पे बहुत बड़े स्लेव्स के मार्केट हुआ करते थे, जैसे बाजार होता है ना, वैसे मार्केट हुआ करते थे जहाँ पे लोग जो है जाते थे और वो स्लेव्स को, दासों को खरीदते थे, नौकरों को खरीदते थे। तो ऐसे उन्होंने कई सारे स्लेव्स को खरीदा। हर राजा अपने लिए कुछ स्लेव्स खरीदता था, उसको वो बंदगान कहता था। उसको क्या कहते हैं, बंदगान कहते हैं फारसी में। सुल्तान ट्रेन these बंदगान्स और slaves and appointed them as governors and military chiefs। सुल्तान क्या करता था, इनको ट्रेन देता था, इनको ट्रेनिंग देता था, इन बंदगानों को, ठीक है, अच्छे से सारी ट्रेनिंग देता था हर एक नौकरी की। और फिर बाद में क्या करता था, उन्हें अपने कोर्ट में जो है एज अ गवर्नर या मिलिट्री चीफ के रूप में अपॉइंट कर देता था, राइट। और उनको बदले में उनको तनख्वाह देता था। These slaves were very loyal towards their masters। और ये जो स्लेव्स होते थे बहुत ज़्यादा लॉयल होते थे, बहुत ज़्यादा स्वामी भक्त जिसे कहते हैं। राजा के खिलाफ कभी भी कुछ गलत नहीं सुन सकते, ना कर सकते, कभी उनके धोखा नहीं दे सकते थे। तो ये सुल्तान जानते थे, इसलिए वो स्लेव्स को रखते थे, ना कि दूसरे लोगों को, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दगा नहीं कर सकते उनसे कभी भी। द खलजीज एंड तुगलक कंटिन्यूड टू यूज़ बंदगान। खलजीज और तुगलक ने भी यूज़ करना कंटिन्यू किया, इन बंदगानों को इस्तेमाल करना। But these slaves were only loyal to their sultan who has purchased them and not to their sons। तो अब देखिए, सुल्तान होंगे, सुल्तान का परिवार भी होता है, बच्चे भी होते हैं, बट एक प्रॉब्लम ये थी कि ये सुल्तान ने जो स्लेव्स खरीदे थे ना, ये सिर्फ सुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते थे। ये कभी भी सुल्तान के बच्चे और उनके फैमिली के दूसरे लोगों के लिए कभी लॉयल नहीं होते थे। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि जब एक सुल्तान मरता है तो वो ऑब्वियसली क्या सोचता है कि मेरा बेटा मेरा राजा बने। लेकिन जब वो राजा बन जाता है तो क्या करते हैं, ये जो स्लेव्स होते हैं ये उन्हीं के बेटे को राजा बनने नहीं देते और वो खुद राजा बनने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो? तो ये इसी वजह से हुआ। Every sultan hence kept their own slaves। This led to the conflict between new slaves and old slaves। तो अब क्या हुआ कि हर राजा अपने स्लेव्स खरीदता था। तो मान लो एक राजा ने स्लेव्स खरीदा, राइट। तो मान लो आप मान सकते हैं खलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कुछ स्लेव्स खरीदे, राइट। तो अब वो उसकी डेथ हो गई, उसके बाद कौन बना, तुगलक आया। तुगलक ने क्या किया, तुगलक ने अपने स्लेव्स खरीद लिए। तो कोर्ट में पहले से जो खलजी के स्लेव्स थे और जो तुगलक के स्लेव्स थे, इन दोनों में क्या होने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी कोर्ट में इन दोनों में प्रॉब्लम्स होने लगी, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, यूजुअली दी स्लेव्स वेर ऑफ लो ओरिजिन। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो स्लेव्स होते हैं बाज़ारों से खरीदते हैं, कईयों को पता भी नहीं होता उनके पेरेंट्स कौन है उनका, ये काफ़ी लो ओरिजिन के होते हैं। कभी कोई छोटे काम, कोई कुक होता है तो कोई दूसरे छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं, तो ये काफ़ी लो ओरिजिन के होते हैं, छोटी कास्ट के होते हैं। तो इसलिए कई सारे तवारीख के राइटर्स जो थे, तवारीख मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको, जो राइटर्स होते हैं हिस्ट्री के, जो राइट करते हैं उस टाइम पे, जो तवारीख हिस्टोरियंस थे, वो कई सारे सुल्तानों को क्रिटिसाइज करते हैं कि स्लेव्स को तुमने हायर पोस्ट क्यों दिया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हैज़ अपॉइंटेड अ वाइन डिस्टिलर
बार बार अ कुक एंड 2 गार्डनर्स इन हाई पोस्ट। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि उसने खुश होकर जो एक शराब बनाने वाले को, एक बार्बर को, नाई को और कुक को और 2 गार्डनर्स को जो है बहुत हाई पोस्ट दे दिया। तो ये बात जो है जियाउद्दीन बर्नी उस टाइम के बहुत बड़े क्रॉनिकलर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखी है ये बात। उन्होंने लिखी कि ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो किया बिल्कुल गलत किया, क्योंकि इतने लो कास्ट के लोगों को जो है हाई पोस्ट नहीं देनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? जियाउद्दीन बर्नी कह रहा। तो क्यों, आपको क्यों लगता है जियाउद्दीन बर्नी ने ऐसे किया होगा? देखिए जियाउद्दीन बर्नी और कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत हाई कास्ट के लोग थे, हाई ओरिजिन के थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। वो चाहते हैं, ऑफकोर्स वो लोग अगर होंगे तो वो चाहेंगे कि जो हायर पोस्ट है पढ़े लिखे लोगों को मिले, ना कि ऐसे लोगों को। तो इसलिए वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, The Sultan distributed territories areas to military commanders for easy administration। अब देखिए, अब सुल्तान और क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बहुत बड़ी जगह उसको रूल करना इतना आसान नहीं। तो उसने क्या किया, अपने एरिया के टेरिटरीज को, छोटे छोटे एरियाज़ को उसने क्या किया, उसने अपने मिलिट्री कमांडर्स के लिए दे दिया ताकि वो अच्छे से उसको ईजिली एडमिनिस्ट्रेशन दे। तो ये जो टेरिटरीज या ये जो ज़मीन जो देते थे उसको हम क्या कहते हैं, उस ज़मीन के टुकड़े को या उस छोटे से टेरिटरी को इक्ता कहते थे। और जिस मिलिट्री कमांडर को जो ज़मीन दी उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे इक्तदार या मुक्तीस। ध्यान दीजिएगा, जो ज़मीन या टेरिटरी राजा अपने मिलिट्री कमांडर्स को देता था उस ज़मीन को हम क्या कहते हैं, इक्ता। और जिसको वो इक्ता मिला उसको, उस मिलिट्री कमांडर को क्या कहते थे, इक्तदार या मुक्ति कहते हैं। ओके, और इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इक्ता सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं इक्ता सिस्टम। द ड्यूटी ऑफ मुक्ति वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ता। अच्छा, अब इन लोगों का काम क्या होता था? इन लोगों को क्या काम होता था? इन लोगों का काम ये होता था कि बेसिकली ये क्या करते थे, ये जो मुक्ति हुआ करते थे ये मिलिट्री कैंपेन्स करते थे। जब भी राजा को आर्मी की ज़रूरत होती थी, मुक्ति अपनी सेना लेके, अपनी आर्मी लेके इनके पास पहुंच जाते थे और ये अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर भी रखते थे। लॉ एंड ऑर्डर रखने का काम भी ये करते थे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, इन एक्सचेंज द मुक्तिस कलेक्टेड द टैक्स और रेवेन्यू। तो एक्सचेंज में क्या, इन एक्सचेंज में ये क्या करते थे, बदले में उनको सैलरी, वो काम करे तो उनको सैलरी भी चाहिए होगी ना। तो सैलरी मुक्तिस को राजा ने कह दिया था कि आपका जो भी टेरिटरी है वहाँ पे टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट कर लो, वो क्या होगी, उनकी सैलरी। और उस सैलरी में ये क्या करते थे, जो सोल्जर्स रखते थे, जो वो आर्मी रखते थे, उनको भी तो पैसे चाहिए होगा, उनको सैलरी नहीं देनी, तो उनको भी सैलरी चाहिए होगा। तो उनकी सैलरी और उनका खर्चा वो लोग जो है उसी टैक्स से निकालते थे। बट अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरी कोशिश की इन मुक्तियों को अच्छे से चेक करने और कंट्रोल करने की, क्योंकि कई बार क्या पता क्या होता है कि जब राजा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है ना, तो ये मुक्ति और इक़्तिदार क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती लोगों से ज़्यादा टैक्स लेके अपनी जेबें भरते रहते हैं। तो इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने। उन्होंने कई सारे अकाउंटेंट्स वगैरह रखे लोगों की, इन पे नज़र रखें, इन इक़्तिदारों पे नज़र रखें। अकाउंटेंट्स चेक्स वेदर मुक्तीज़ और इक़्तिदार्स आर कंट्रोलिंग टैक्सेस। तो वो चेक करते थे कि मुक्तीज़ और इक़्तिदार जो होते थे, मुक्ति या इक़्तिदार जो टैक्स कलेक्ट करते थे किसानों से या बाकी लोगों से, क्या वो उतना ही है जितना स्टेट ने या सुल्तान ने बोला, या उससे ज़्यादा तो नहीं कर रहे। तो ये सारी चेकिंग करते थे ये लोग। ओके।